1972 में चारू मजूमदार की शहादत हुई थी। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने एक लेख लिखा था और उसमें कहा था कि भारत में विशाल मूवमेंट होने जा रहा है। बहुत दिन नहीं बीते उनकी शहादत के बाद पूरे भारत को झकझोर देने वाला जेपी मूवमेंट बिहार से शुरू हुआ। इस जेपी मूवमेंट ने देश की सत्ता हिला दी, सत्ता में बदलाव लाया और बहुत सा चीज़ हुआ। उसकी परिणति क्या हुई ये सभी जानते हैं, दुनिया ने देखा है। लेकिन इसके बाद जो एक नया बदलाव हुआ वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जेपी मूवमेंट से 3 धाराएं निकली बाहर। एक धारा सत्ता पर काबिज हो गई, जो नीतीश कुमार के, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग सत्ता में आए। दूसरे लोग आज भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और तीसरी धाराएं वह निकली जो सीधा माओवादी आंदोलन से जुड़ गया। जहानाबाद के अरविंद कुमार या उर्फ देव कुमार इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जेपी मूवमेंट से। और इसके बाद वो जेपी मूवमेंट से हटने के बाद सीधा माओवादी मूवमेंट में गए और माओवादी के सर्वोच्च नेताओं में से एक बने, जिनकी मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था, जब उन्हें बीमारी का इलाज करने के लिए ये सरकार ने नहीं दिया। मेरे साथ हैं जेपी आंदोलन से जुड़े हुए, आज भी कर्मठता और उसी निष्ठा के साथ जेपी आंदोलन की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, अशोक चक्रवर्ती प्रियदर्शी। आपका सबसे बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत की स्थिति आप देख पा रहे हैं, चूँकि आप जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जेपी मूवमेंट से ही निकला है एक हिस्सा माओवादियों में जाकर मिल गया। आज माओवादियों पर भयानक दमन चल रहा है, माओवादियों के नाम पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हर आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उनके जल जंगल जमीन छीनने की बात चल रही है। वहाँ भारी पैमाने पर मिल रहा है लॉ-एस को, कोयला को, हीरा को, सोना जैसे जो खनिज संपदा है, लूटने के लिए कवायद चल रही है, हत्याओं का दौर चल रहा है। ऐसे माहौल में जब भारत पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र के बीच वार्ता हो सकती है, सीज फायर हो सकता है, तो माओवादियों के बार बार मांग के बाद भी सीज फायर क्यों नहीं सकता है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या माओवादी पाटे लगे हुए हैं? देखिए, माओवादियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने 30 मार्च तक 2026-30 मार्च तक का जो एक डेडलाइन दे दिया है, यह अपने आप में ही मैंने आपत्तिजनक है। अपने आप में अपने देश के बगावत के पक्षों को इस तरह दमनात्मक ढंग से नेस्तनाबूद कर देने का जो डेडलाइन दिया गया है, वो अपने आप आपत्तिजनक है। इसी आपत्ति के अंदर उनके सारे कृत्य होते हैं। अभी एनआईए के लोगों ने पटना में माओवादी धारा के लोगों को, जो जेलों में 15-15 साल रहे, कई राज्यों में केस थे, उनके बाहर निकल जाने के कुछ वर्ष के बाद फिर झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया और कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि न्यायालय भी इन्फ्लुएंस्ड है कि माओवाद का खात्मा करने का सरकार का मुहिम है। तो न्यायपालिका में भी जज होते हैं और उनका सब्जेक्टिव कंडीशन माइंडसेट होता है, तो उसमें इसी में से ये बात होती है। अगर युद्ध हो रहा है तो सीज फायर कर लिया जाए, तो वो एक सहज अभिलाषा होती है। जो आदमी अपर हैंड रखता है उसकी तरफ से भी होती है। आप कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान युद्ध था, तो भारत तो क्लेम करता है कि हमारा अपर हैंड था, लेकिन भारत की तरफ से भी अभिलाषा थी युद्ध विराम हो, स्विच फायर हो, और इसी के साथ साथ सीज फायर की अभिलाषा पाकिस्तान की भी थी। और वो लोग इसके लिए तीसरे पार्टी की तरफ जा रहे थे। तो युद्ध विराम, तो चूँकि युद्ध जो है भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो एकदम भिन्न स्थिति है। वह कोई निर्णायक युद्ध होना नहीं है। वो दोनों ही देश अगर भिड़े रहते तो उसका अंत की गवाही देने वाला कोई नहीं बचता।
भारत पाकिस्तान युद्ध है, कोई सोच ले कि आसान है और हम चढ़ जाएंगे, तो लोगों के ऊपर चढ़ जाना आज के विश्व उसको यूक्रेन से परमाणु युद्ध का दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु हैं। संपन्न है, नहीं भी है परमाणु संपन्न, परमाणु को अगर न भी इस्तेमाल करें तब भी युद्ध में ये जो है, क्योंकि तीसरी शक्तियाँ हैं आती हैं तो डिप्लोमेसी काम आती है। तो डिप्लोमेसी में अगर आपके साथ लोग हैं तो उसके जो विरुद्ध लोग हैं वो उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन ये जो युद्ध है इससे एकदम भिन्न है। इसमें तो भारत सरकार तो काबिज है सत्ता पर, तो अंतिम युद्ध लड़ेंगे ये कहना, डेडलाइन उन्होंने ज़रूर दिया है, इनकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, तो मानते ही हैं कि हम इन कमांड कर रहे हैं। तो अंतिम युद्ध तो माओवादियों का होना है। माओवादी ये तय करते हैं कि हम अंतिम तौर पर सफल होंगे और जनता की सरकार बनाएंगे, और वह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होगी, और वह सर्वहारा वर्ग के विचारों को, सर्वहारा वर्ग के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख करके चलेगी, ऐसी सरकार है। तो निर्णायक युद्ध जो लड़ना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही बीच की अवस्था होती है, फौरी अवस्था होती है, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ में नहीं जाता है, क्योंकि वो तो कम से शुरू ही हो रहा है, वो तो कम से शुरू हो रहा है। युद्धिक स्थिति में वह तो ज़ीरो से शुरू होता है, और इतने वर्षों में वो किसी जगह तक पहुंचा है, वो भी कई जगह क्षेत्र बदल करके। आंध्रा में बहुत पॉपुलर बेस था, आंध्रा में संगठन का भी बढ़िया बेस था, और युद्धिक दृष्टिकोण से भी, युद्ध के दृष्टिकोण से भी, वार सिचुएशन से भी उसका टैक्टिकल अपर हैंड था, ठीक है। और इस वजह से वो लोग बराबर बराबर संघर्ष में थे, और स्टेट को, जिसके पास वेलफेयरिज्म के साथ ढेरों प्रोग्राम होते हैं गांव-गांव पहुंचने के, उसको भी बहुत मैंने ऑकवर्ड स्थिति में था। तो इन सब सिचुएशन से लड़ते लड़ते ये छत्तीसगढ़ का 18,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसको आकाश से भी ये लोग देखते हैं, तो ये आपको मैं बता दूं कि मैंने मानवाधिकार के लीडर अध्यक्ष डॉक्टर सेन की जब गिरफ्तारी हुई, विनायक सेन, डॉक्टर सेन के संदर्भ में डायरेक्टर जनरल जो यहाँ के आईबी के चीफ थे, तो उनके साथ संवाद किया था फ़ोन करके, और मैंने पीयूसीएल बिहार के लोगों को कहा था कि मैं पीयूसीएल का भी प्रतिनिधि मान लिया जाऊँ। मैंने उनसे चैलेंजिंग प्रश्न किया था। मैं जिस जगह पर हूँ, मैंने रविशंकर से पूछा था जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उन्होंने इस प्रश्न को बहुत ही असुविधा में चले गए, और वो नहीं चाहते थे बात करना, क्योंकि उनका पार्टी का स्ट्रक्चर है, और मेरे से पूछ देने पर वो मजबूरी हुई थी कि वो क्या कहें, तो ऑकवर्ड सिचुएशन में चले गए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने हमसे फुल लेंथ बातचीत की। तो मैं अपने इस बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ कि यहाँ यह जो युद्ध है, इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए विश्वनाथ रंजन जो अपना फेस, पब्लिक फेस बनाते थे, उनके समय से बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से नक्सलवादियों और माओवादियों से इस क्षेत्र को खाली करा देने का एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है, ठीक है। और अलग अलग जगह पर दिखा है, जितना दिखा है, जितना लोग जानते हैं उतना मैं जानता भी नहीं। एक बात एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको हम कि अभी रुपेश जो कि दंडकारण्य के प्रभारी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था एक निजी चैनल के पास, मेरे मित्र चैनल रहे हैं वो। जहाँ उनकी बातचीत हो रही थी, वो आराम से एक खाट पर बैठे हुए थे, एक खाट पर पत्रकार महोदय बैठे हुए थे, और पूरे 1 घंटे तक बैठ करके बातचीत की। इस दरमियान ना उनके चेहरे पर कोई घबराहट थी, ना कोई हड़बड़ाहट थी, ना डर था, ना ही किसी तरह का शिकन था, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम यहीं हैं, हम यहाँ कहीं भागे नहीं हैं, जहाँ हैं हम वहीं हैं, और हमारी जो जनता के बीच पहुँच है आज भी बल्कि उससे अधिक बढ़ा हुआ है। एक तो ये चीज़ था, जबकि सरकार बोल रही है कि माओवादी भाग रहे हैं, माओवादी में दहशत है, माओवादी में भूकंप मचा हुआ है, भौकाल मचा हुआ है, इस तरह की चीज़ें दिखी है। दूसरी चीज़ में बताना ये था, सरकार बार-बार कहती है सरेंडर करो। सरेंडर करने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनको एक बार फिर से लड़ने के लिए हथियार थमा देता है, और उनको माओवादियों से लड़ने के लिए भेज देता है। ये क्या तरीका है? अगर आपको सरेंडर करवाना है तो कुछ दे दीजिए व्यवस्था, उसको घर चलाए, उस जगह में पुलिस में ही क्यों डीआरजी जगह। ये जो है ना, ये जो युद्धिक स्थिति है, रणनीतिक स्थिति है,
इसके बारे में मैं बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हम नहीं हैं। हम केवल इतना ही जानते हैं कि चूँकि मैंने फॉलो किया है लिट्टे को, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जब मैं ऐसा था कि यंग एज में ही मैं 1983 के बाद ये कहता था कि पटना में मैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ऐसा सच नहीं होगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था। तो लिट्टे को भी मैंने फॉलो किया है और मैंने देखा कि जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाने के ठीक पहले राजीव गांधी ने लिट्टे के संदर्भ में भारत सरकार के दृष्टिकोण को पलट दिया और उससे लिट्टे को वो ख़त्म करने की योजना बनाने के पहले लिट्टे को सरेंडर कराना चाहते थे डिस्कशन टेबल पर। तो उसके बाद ये लोग गए थे भूटान बुलाया गया था और उसमें नॉर्वे मध्यस्थता कर रही थी। उसको हम फॉलो अच्छी तरह से कर रहे थे न्यूज़ के रूप में ही। और दूसरा कि उनका जो लिटरेचर है वह उनका जो तमिल इंफॉर्मेशन सेंटर मद्रास में था और वो गुप्त ठिकाने पर ज़रूर था, लेकिन वहाँ से लिटरेचर देश भर में आते थे। तो लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम के लोग जब जाफना में आए, पहले तो भूटान में बात किए और उनको जाके घोषणा करना था, फिर वो चले गए अपना जाफना क्षेत्र में और फिर वो हेलीकॉप्टर से मेन लैंड में आए, जंगलों से बाहर आए और वहाँ जो पब्लिक खड़ी थी बड़ी संख्या में, वहाँ आके उन्होंने कहा कि हम दबाव में आकर के इंडिपेंडेंट तमिल के विचार को नहीं त्याग रहे हैं। उन्होंने तो उस समय भी वो आए तो वो कंफर्टेबल थे। तो ये तो एक वारिंग सिचुएशन है। मैं रुपेश जी के वहाँ के वक्तव्य के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं ये कहूँगा कि वो तो एक बलिदानी भावना होती है, समझ गए ना। उसमें मैंने उनको अपने टेक्टिकली अगर उनको कठिनाई भी हो रही है तो व्यक्त करना नहीं होता है, कभी भी व्यक्त करना नहीं होता है। आप तो कह रहे हैं कि कठिनाई में वो नहीं थे, आप तो एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो कंफर्टेबल थे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तब थे, तभी ना मेनलैंड से किसी पत्रकार को बुला करके और कहीं पर बैठ के खुलेआम बात कर रहे थे। उनका अपना एक युद्धक व्यवस्था है, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं जंगलों के अंदर। यहाँ दक्षिणी एरिया कमांड कमेटी के इलाके में बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। मतलब जब एमसीसी थी तब, अब तो तीनों मिल गए हैं, तीन ग्रुप, तो और अंदर में करते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था कई किलोमीटर तक रहती है और एक बारगी कहीं से मतलब पुलिस फोर्स या पारा मिलिट्री फोर्स वहाँ धावा नहीं बोल पाती है। ठीक है, अभी तो पारा मिलिट्री फोर्स के नाम पर मैंने वो एरिया, उत्तरी एरिया कमांड और दक्षिणी एरिया कमांड के बीच में कोबरा कैंप बनाया हुआ है, जो 80 एकड़ में एक आलीशान स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब होते हुए भी उस इलाके में इन लोगों का प्रेजेंस दिखता है। तो वो अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि ये जो एक धारा बन गई है, परंपरा, हमने आज से बहुत साल पहले, मतलब सैकड़ों साल पहले सुना था, हमने पढ़ा कहीं पर कि इसी तरह से बौद्धों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता था कि बौद्धों का सर काट के लाओ और पैसा इनाम ले जाओ अपना। राजाओं ने घोषणा किया था और परिणाम हुआ कि बौद्ध भारत से खत्म हो गया। आज फिर इसी तरह चीज़ चल रही है कि आदिवासी का सिर काट के लाओ और पैसा ले जाओ। 8 लाख 9 लाख 1.5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक की इनाम राशि दी गई है। तो ये जो सर के ऊपर इनाम लगाने की प्रक्रिया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसे तो किसी भी मार करके आप डाल सकते हैं, बोल सकते हैं। आप क्राइम कंट्रोल के रास्ते को सामाजिक आर्थिक प्रश्न पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका तो स्वागत नहीं होगा, इसका विरोध होगा। क्राइम का कंट्रोल करने का भी बहुत सीमित रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल वो कर लेते हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल करने के लिए मेजर्स तय किए जाते हैं। इसलिए अपराधी जो है उसके ऊपर उससे सर, आपको ये तो परंपरा रही है। डॉक्टर विनियन जब गिरफ्तार हुए उस समय तक वो इनाम राशि समाप्त कर दी गई थी, लेकिन किसी ने उनको पकड़वाया इनाम के मामले में, उसको धोखा हुआ, उसको इनाम नहीं मिला। लेकिन विनियन के ऊपर 50,000 का इनाम था, बिहार में भी कई लोगों पर था। तो ये जो इनाम है, ये तो देखिए वार चल रहा है, तो वार चल रहा है, उसमें सब जायज़ है, मानने वाले हम नहीं हैं। इसलिए कि वार लाइक सिचुएशन नहीं है, यहाँ बगावत है, लोगों को राइट्स चाहिए और आप नहीं मानते हैं तो वार वाला सिचुएशन बन गया है। आपको लोगों को सुनना है और आप नहीं सुन रहे हैं, तो उसमें लोग जो हैं ऐसे, मतलब उनको आम आदमी भी हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये पार्टी नहीं है ना जो केवल हथियार उठाई हुई है, दस्ता, यहाँ आम लोगों ने वहाँ हथियार उठाया हुआ है। आप मैदान में जो सभा होता है जंगलों के बीच में, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और समय पर आते हैं। ठीक है, पहाड़ियों को पार करके आते हैं।
तो जो दुर्गम इलाके में रह रहे हैं उनके लिए वो सामान्य जीवन अपनी ज़रूरतों के लिए पहाड़ियों को पार करते हैं, तो उनकी ज़रूरतों में नंबर 1 है, समझ गए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो पार्टी है, क्योंकि वो जैसे ही पार्टी ज्वाइन करते हैं वैसे ही उनकी ताकत बढ़ जाती है। उसमें से कई बार कुछ लोगों को रिस्क भी होता है, दमन झेलना पड़ता है, उनका कत्लेआम होता है, लेकिन सामान्य जीवन ही इतना दुर्गम है कि अगर आप उसको नहीं बदल सकते हैं, और जो कि आप नहीं बदल सकते हैं, आप किसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और उसमें आपका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट दिख रहा है साफ साफ। मतलब मैं उस भाषा में नहीं बोल सकता हूँ कि ये मैंने, हम केवल इतना दिख रहे हैं कि जो बात दिख रहा है तेज़ी से वो मुझे भी बहुत हद तक दिख रहा है। ठीक है? अभी एक चीज़ सवाल रहेगा कि अभी जिस तरह से अमित शाह बार बार बोल रहे हैं, या जो भी आपको जिस मुख्यमंत्री रहे हैं या अन्य जो भी रहे, ये बार बार कहते हैं हथियार डालो और वार्ता करने, या तब वार्ता करेंगे। एक इशू रही है। दूसरी चीज़ तो देखते हैं हमें कि जहाँ पर माओवादी नहीं है, यहाँ पर जब छात्र आंदोलन करते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, जब कोई महिला गायिका कोई गाना गाती है तो उसको ऊपर 10 मुकदमा हो जाता है, जब कोई एक साइंटिस्ट आपको अनशन करते हैं तो उनकी बातें सुनी जाती है लद्दाख में, जब कोई सटायर बैंककार अपना एक कॉमेडी टाइप करते हैं, बनाते हैं, तो पूरा कैमरा, तो उनको मारने के लिए लोग दौड़ जाता है। ये जो बीजेपी के लोग हैं या जो भी हों, उनको मुकदमा दर्ज होते हैं। मतलब आप बोलने के जितने भी रास्ते हैं आम आदमी के, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी एक सेफ्टी वॉल के रूप में ही सही कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन आप जब उस बोलने के आवाज़ को भी आप जब दमन कर रहे हैं, तब तो एकमात्र शस्त्र ही रास्ता बचता है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सेफ्टी वॉल तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, अपोजिशन पार्टी है, उसका नेता होता है और लोग उसको बोलने संसद में भी, वहाँ भी प्रयास करते हैं कि नहीं बोल पाए विपक्ष का नेता, वो ठीक है। वो हम इसको कोई, मैंने ये अंग्रेज़ों से तुलना करना एक वृद्ध व्यक्ति का काम है, ठीक है, मैं वो तुलना नहीं करूँगा। क्योंकि कोई आज है तो वो आज का जो संतरास है उस पर बोलेगा, और वो नहीं बोल सकेगा कि पहले भी वो संतरास था, ठीक है। मैं वैसा अंग्रेज़ों के ज़माने के बारे में तो मैं एकदम नहीं बोलूँगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हम अपने बाबा लोगों से सुनते थे, तो वो तो एक अजीब स्थिति थी, एकदम तनाव में उनको समाज में आइसोलेटेड कर दिया जाता था। दूसरी तरफ इंडियन थाना के लोग थे, तो कई बार जब गिरफ्तार होने के बाद उनके साथ संवाद भी थाना के लोग करते थे, ये एक अलग स्थिति है। लेकिन हम इमरजेंसी देख चुके हैं। इमरजेंसी में 1 लाख लोग जेल में थे, तो उस संतरास को देख करके हम ऐसा नहीं कभी कहना चाहते हैं कि पास से स्थिति जो है वो आज से अच्छी थी। हमारे यहाँ अच्छी स्थिति रही थी, आज वादा था अच्छी स्थिति का, हम इस तरह से कह रहे हैं जी। मतलब ये नहीं है कि कह सकें कि आपके ज़माने में भी ऐसा होता था कि आज होगा, ऐसा नहीं है। लोगों ने शहादत दी है ना आज की व्यवस्था को पाने के लिए, तो शहादत के बाद फिर आप लोगों को अपनी मांगों के लिए शहीद बना रहे हैं। लोगों को आप उनको शहीद भले न कहें, लेकिन जो लोग आपके अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए मारे जा रहे हैं, जो समझबूझ कर खुद मारे जा रहे हैं, उनको आप आतंकवादी करार दे रहे हैं, और सैनिक को आप शहीद बताते हैं। प्रेस भी ऐसा करता है, ठीक है। तो यह एक पॉपुलर तरीका है जो कि बहुत ही गलत है। लोग अपने अधिकारों के लिए जो मिलना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अच्छे तरह से जीवन के लिए, और नहीं जीवन जिया तो अपनी अलग सरकार के लिए, अपना अलग राज के लिए, अलग व्यवस्था के लिए, इसी क्रम में ग्रेजुअली बढ़ते हुए जा करके मांगे करते हैं। किसी भी मूवमेंट में मांगे शार्पन होती हैं। 74 आंदोलन के छोटे से मांग को नहीं माना गया कि मंत्रिमंडल भंग करो, तो विधानसभा भंग करो की मांग हुई, और फिर अंत में इंदिरा गांधी ने कहा कि चुनाव में देख लीजिए। तो जेपी ने कहा कि ये इंदिरा गांधी हैं जो हमको चुनाव में भेज रही हैं, मैं तो चुनाव में नहीं जाने वाला था, मैं तो उन सबसे अलग हूँ। लेकिन उन्होंने तय किया, स्ट्रेटजी बनाई, और उनकी इमरजेंसी लगाने के बाद भी उनकी चुनाव में उनकी सरकार परास्त हुई, बुरी तरह परास्त हुई। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये लोग सरकार बदल देने का उस समय जो 77 में हुआ था, उससे ज़्यादा सुव्यवस्थित प्लानिंग के आधार पर सरकार में आने की बात कर रहे हैं। वह सरकार 2.5 वर्ष तक चली थी, तो वो इसलिए कि वो उसमें जो लोग एक अलायंस बन गया फौरी रूप से, और उसमें अंदर अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं।
ये इस प्लानिंग को कर रहे हैं। तो इसमें इनके कमिटमेंट को मतलब कहीं से भी आप रूल आउट नहीं कर दे सकते हैं और उनको आप बूचर नहीं कर दे सकते हैं, ठीक है। ये भी बात है कि जब आप आर्म्ड एक्ट कर रहे हैं तो कोई स्टेट आर्म पावर जो है वो आर्म जवाब ही थे, ठीक है। लेकिन स्टेट ये भी सोचेगा कि आर्म रिबेल का सिचुएशन क्यों बना, ये दूसरा एक काम है जो ये लोग नहीं करते हैं। इनके पावर के अंदर के कल एक जन अभियान की मीटिंग हो रही थी, उसमें बताया गया कि के.पी. सक्सेना ने की एक कमेटी थी, सरकारी तौर पर उसने लिखा कि इसको सामाजिक और राजनीतिक मसला न माना जाए, कानून व्यवस्था का मसला नहीं माना जाए नक्सलवाद। तो पहले तो ये बात पॉलिटिकल फ्रेम में कहा भी जाता था, अब खत्म हो गया। इसकी वजह क्या है कि ये बहुत दिनों के इसके बाद वहाँ रिएक्शनरी सरकार है। आप रीगन के समय का अमेरिका याद कीजिए कि रीगन उस समय ही कहता था कि कम्युनिस्टों को 7 समुद्र पार फेंक देंगे, ठीक है। उस तरह की बात भारत में इम्पॉसिबल थी उस जमाने में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन होता था। 20-30 बरस 30 बरस पुरानी बात रही होगी, अब इसी बीच की बात थी। लेकिन अभी ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, खुलेआम ओपन डोमेन में ये बात कर रहे हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें लोग ज़्यादा बलिदान होंगे, बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मार के शहीद बना रहे हैं, उस रक्त बीज से फिर विद्रोह पैदा होता है। इसलिए इसका ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो दुस्साहस है मिलिटरली, ये दुस्साहस गलत है, समझ गए ना, ये संभव नहीं है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है। ख़त्म तभी होगा जब सारी जनता को आप खत्म कर दीजिए। बहुत आपने अभी सोनी सोनी का एक बयान आया था, एक पत्रकार से इंटरव्यू करने के क्रम में उन्होंने कहा कि पुलिस आती है, गांव में महिलाओं के साथ रेप करती है, तब तक रेप करती है जब तक वो मर ना जाए, फिर उसको वर्दी पहनाती है, उसके पास बंदूक रख देती है, बोलती है माओवादी थी, इस पर 5 लाख का इनाम है। फिर किसी बच्चे की हत्या होती है, कर देता है, बोलता है कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया। फिर किसी को थाने में पकड़ करके बड़ी बुरी तरह मारते हैं। तो अगर आप इस तरह का वायलेंस क्रिएट करेंगे तो निश्चित तौर पर जिसके पिता को आप मारेंगे उसका बेटा आपसे लड़ेगा, जिसकी बहन पे आप इज्जत लुटेंगे उसका भाई आपसे लड़ेगा, जिसके एक बच्चे की आप हत्या कर सकता पिता आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसी बात को एक पूर्व माओवादी जो समर्पित रहे हैं, समर्पण कर दिए थे, उनका कहना था कि माओवादी नहीं लड़ते हैं, लड़ती है जनता। जनता लड़ती है, जनता हथियार उठाती है, जनता ही मारती है, माओवादी सिर्फ रास्ता बतलाते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप दमन करके मार करके अगर लोगों को ख़त्म करके अगर आप चाहते हैं कि शांति बहाल हो जाए, तो शांति शमशान से बड़ी शांति क्या हो सकती है। तो क्या लगता है कि ये जो बार बार पहले सरकार बोलती थी शांति वार्ता करेंगे, अब माओवादियों के 5वां चिट्ठी आ चुका है कि शांति वार्ता के लिए। तो शांति वार्ता करने के लिए उन्होंने अपील नागरिकों से भी किया है कि आम नागरिक भी इस पर पहल करें। तो क्या लगता है कि सरकार पहल करेगी इसको? उसके लिए तो पटना में मैंने डिफरेंट संगठन के लोग कल बैठे थे, ठीक है। हम उसमें बोले भी कि सरकार कह रही है कि ख़त्म कर देंगे, और यहाँ लोग और निकल के सामने आ रहे हैं कि हम भी उसमें हैं। सरकार मैंने ये तो सिंपल सी घटना है, पॉलिटिकल अलायंस कि ख़त्म तो सरकार फोकस की है कि जो वारिंग ग्रुप है उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन कम्युनिस्ट धारा के अन्य लोग और गैर कम्युनिस्ट जेपी जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी भी उसमें थी, तो जेपी आंदोलन की धारा का संगठन है, उसका सीधा निर्माण की जिम्मेदारी जयप्रकाश नारायण की थी, और उनके प्रतिनिधि भी वहाँ थे, और मैं सहयोग से था एक नागरिक के तौर पर। तो यहाँ ख़त्म नहीं किया सकता, लेकिन आप मेरे बातों को इन संदर्भों में तो समझ गए होंगे कि मेरी बात इतनी ही नहीं है। मेरी बात ये है सबसे पहले इस विषय पर कि आप जो वार्ता करना चाहते हैं, तो आपने आंध्र प्रदेश में सरकार से नहीं पार्टी से वार्ता की थी, और उस समय चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, और कांग्रेस के लोगों ने नक्सलवादी धारा को अपना सपोर्ट किया था। उसको जरूर परखना चाहिए, परखते भी होंगे कि उस समय जो लोग वार्ता करने लगे इनके साथ, तो इंटेलिजेंस ने पूरा एक सिस्टम बना करके इनके वेयर अबाउट्स को जान लिया, और कांग्रेस रिजीम ज़्यादा डिसास्ट्रस हो गया चंद्रबाबू नायडू के मुकाबले, जबकि नक्सलवादी माओवादी पीपुल्स वार के लोगों ने
चंद्रबाबू नायडू के मुकाबले कांग्रेस से हाथ मिलाया था, ठीक है, इस मानवाधिकार के मसले पर। अंतिम तौर पर कुछ हाथ नहीं मिलाया था, तात्कालिक तौर पर, लेकिन उससे उनको फायदा हुआ। वो एक बात है कि शांति वार्ता जो कर रहे हैं तो उससे मैंने उसके प्रति उस बात को ध्यान में रख कर रहे होंगे, लेकिन मेरा भी कहना है कि उस बात को ध्यान में रख कर करना चाहिए। इसकी वजह क्या है कि देखिए, मैंने ये 2 साल का जो अनुभव रखता है और जो आप ही को हम ऑब्जर्वर के तौर पर पिछले 50 वर्ष से देख रहे हैं, और अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वारिंग मूड में हो, तो उन दोनों को 50 साल के अनुभव से वो थोड़ा ध्यान हट जाता है, ठीक है। और हम आंध्र प्रदेश के अनुभव को बताते हुए कह रहे हैं कि ये वार्ता करके राहत मिल सकती है। इसमें वार्ता एक टेक्निकल चीज़ भी होता है कि हम तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम चूँकि इन लोगों ने भी, मैंने 100 लोगों को जिनको आत्मसमर्पण करा के डिजार्म करके छोड़ सकते थे, 100 लोगों की हत्या की है माओवादियों ने, पुलिस वालों की। उस समय मैंने उसकी निंदा भी की थी कि चूँकि आपके पास जेल नहीं है तो प्राण दंड दीजिएगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। 100 लोगों को आपने आत्मसमर्पण कराया। आत्मसमर्पण तो युद्ध के नीति में भी उसकी हत्या नहीं होती है। आपने हत्या की थी, मैंने बहुत सवाल उठाया था उसमें, और वो सवाल उठाने की अथॉरिटी मेरी थी, क्योंकि उस समय 2 व्यक्ति को भी पकड़ लेता था। हम लोगों ने, मैंने वो आंध्रा वाले वार्ता के दौर में कांग्रेस रिजीम में आने के पहले जो लोग पकड़े गए, उनके एक एक व्यक्ति का फॉल्स इनकाउंटर के सवाल को जो उठा रहे थे। तो हम केवल ये कह रहे हैं कि ये जब मैसेज देना पड़ता है कि हम मैसेज देना पड़ता है, तो मैसेज दे रहे हैं कि ये जो मारकाट है जिसमें हम भी गोलियां चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, इससे हम विराम करना चाहते हैं। और वार्ता टेबल पर हम चाहते हैं कि कोई एमनेस्टी हो। वार्ता टेबल पर अब क्या जाइएगा, आप जब विद्रोह कर दिए हैं अलग देश के लिए, तो कोई राष्ट्र वार्ता टेबल पर नहीं बैठेगा। अगर उसके लिए कर दिए हैं तो आप अपना संविधान चलाएंगे, तो संविधान से बाहर कोई राष्ट्र वार्ता टेबल पर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके कानून में अगर है कि रेफरेंडम करना है तो रेफरेंडम करा लेगा, फिर भी वो संविधान के तहत कराएगा, ठीक है। तो ये इनका इस बात छोड़िए, मैं अंदाजा से ये सब बातें कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये तो एक मैसेज देना होता है, उन्होंने मैसेज दिया है, और उससे जाहिर होता है कि जालिम है ये सरकार, बहुत जालिम है। और अमित शाह को तो तड़ीपार नेता कहा जाता है, उसको तो जिला निकाला, मैंने रॉटन क्रिमिनल के रूप में यहाँ यहीं पर एक पुलिस के आईजी पद से फोर्स रिटायरमेंट पाए हुए व्यक्ति जो हैं, वो जो अमित शाह को बोलते हैं तड़ीपार कहते हैं, ठीक है, तड़ीपार नेता, ठीक है, मैंने उसको निम्न स्तर का क्रिमिनल कहते हैं, ठीक है। और उसी माइंडसेट में वो ये कह रहा है और भारत सरकार का पैसा बर्बाद कर रहा है, बहा रहा है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स पर, और इंडियन मैंने मासेस को डिसरप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि इनके साथ वार्ता करने में कोई बात ना हाथ चले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वार्ता का संकट था, 5 बार वार्ता का प्रयास माओवादियों ने किया, इसके पूर्व भी सरकार बोलती रही। अब ये माओवादी सामने आए हैं तो वो सरकार पीछे भाग रही है। इन्होंने स्पष्ट कहा, और ऐसा ही माओवादियों ने भी कहा था कि आप माओवादी को समाप्त नहीं कर सकते हैं, समाप्त करने के लिए पूरी जनता को ही खत्म करना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मैसेज है सरकार को, और माओवादियों की भी, जनता सरकार को भी बैठ करके समझा करना चाहिए। और भारत का संविधान को ही लागू किया जाएगा तो माओवादी यूं ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सरकार ही आपको भारत संविधान लागू नहीं कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ के सामने आता है। देखिए, हम सुधार दें कि माओवादी समाप्त हो जाए, ये मेरी कोई कामना नहीं है। माओवाद जन्म हुआ है, आप खुद कानून तोड़े हैं इससे, जी बिल्कुल। अब इसके बाद जब जन्म हो गया तो उसके समाप्ति की कोई कामना हमारे तरफ से कभी नहीं होगी। नहीं, अगर समस्या लेकिन माओवाद पर ध्यान न दे करके आपका काम है कि आप भारत के संविधान नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव जो लॉज हैं जिसमें इक्वलिटी लाना सरकार का काम है, मतलब इक्वलिटी नहीं तो इक्विटी, मतलब बड़े और छोटे का भेद कितना होगा वो तय करना, उस तरह से गवर्न करना। आज एकदम अलग रास्ते पर चल रहे हैं, मैंने अब एकदम इतना खराब रास्ते पर चल रहे हैं। उसमें अब टाटा बिरला का भी दोष माफ हो गया है, अब अडानी अंबानी की सरकार में बोलने लगे। टाटा बिरला थोड़े बदल गए हैं, जैसे थे वैसे ही थे,
लेकिन तब भी अदानी अमानी उससे महादुष्ट जो है खड़ा हो गया है, और ये इनके नीतियों की वजह से खड़ा हो गया। जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारा क्वेश्चन थे मेरे पास, लेकिन वक्त का भी अभाव होता है और लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसलिए विदा लेते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीज़ों को बताया। आप हमारे चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन संदर्भों में आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। नमस्कार।